अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MTH 202 के असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 24 जून है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इनको पहले देख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये जो आपकी असाइनमेंट है ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 के दरमियान से आई है। उसके बाद आप जब असाइनमेंट सॉल्व करें तो टॉप पे अपनी जो है स्टूडेंट आईडी उसको मेंशन कर दिया करें और बैकग्राउंड पे कोई भी कलर वगैरह आपने यूज़ नहीं करना और असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले पहले सबमिट करवानी है और ईमेल के थ्रू आपकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फार्मूलेट द आर्गूमेंट सिंबॉलिकली एंड टेस्ट इट्स वैलिडिटी यूजिंग द ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे हमें एक जो है आर्गूमेंट दिया गया है इंग्लिश में, उसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है और उसकी बाद में ट्रुथ टेबल के थ्रू वैलिडिटी चेक करनी है कि ये आर्गूमेंट जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में क्या है कि हम लेट करते हैं कि द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, इसको p के इक्वल कर लेते हैं और जो q है इसको इक्वल कर लेते हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो यहाँ पे इन दोनों को हमने लेट कर लिया p और q के इक्वल। और उसके बाद जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दी गई है द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12 इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो इसके लिए यहाँ पे हमें सैम्बल्स का पहले जो है पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो है सैम्बल्स लिख दिए हैं। निगेशन और नॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सैम्बल भी यहाँ पे मैंने जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद जो है इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए जो हम सैम्बल यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है और एंड की अगर ज़रूरत पड़े तो उस सैम्बल को भी यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब उस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। तो जहाँ पे लिखा हुआ था नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 तो वो किसके इक्वल था, p के इक्वल था। अब नॉट आ गया है तो नेगेशन का सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन p। उसके बाद लिखा हुआ इफ़ एंड ओनली इफ़, तो उसके लिए हम उसका सिंबल लगा देते हैं। और उसके बाद है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 4 का सिंबल क्या है, हमारे पास q था। अब यहाँ पे भी निगेशन का सिंबल यूज़ होगा क्योंकि नॉट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट कैसे बनेगी सिंबॉलिकली, निगेशन p, आगे जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ का सिंबल, उसके बाद निगेशन q। उसके बाद यहाँ पे जो है p और q जो हैं इनको लिहाज से हमने कंक्लूजन चेक करनी है। किसकी करनी है, जो ऊपर हमें स्टेटमेंट दी गई है निगेशन p निगेशन q वाली। और सेम इसी तरह आपको लेक्चर नंबर 5 में भी एक एग्जांपल दी गई थी 3rd पेज पे। सेम उसी तरह जो है ये क्वेश्चन भी हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आप ट्रुथ टेबल चेक कर लेते हैं कि ये आर्गूमेंट जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे p और q हमारे पास क्या थे, प्रीमिसेस हैं। और जो लास्ट पे हमें उन्होंने जो ऊपर सैम्बल दिया हुआ निगेशन p निगेशन q वाला, वो क्या होगी, कंक्लूजन आ गई। तो p में हम जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसमें क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और q में हम लेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद निगेशन में क्या होता है कि जो हम हमारे पास p होगा उसका क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। और टू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, सेकंड में भी ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जो है थर्ड में फॉल्स आ रहा था तो निगेशन में जाके वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में भी फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब सेम इसी तरह क्यू में आते हैं। क्यू में क्या, निगेशन क्यू जो है, अब क्यू का जो है वो उल्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे ट्रू है वहाँ वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू आ जाएगा। जैसे फर्स्ट में इधर ट्रू था तो उधर फॉल्स आ गया, सेकंड में फॉल्स था तो ट्रू आ गया। इसी तरह जो बाकी दोनों भी कर लेने हैं। और उसके बाद अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन में क्या होगा कि अब जो है निगेशन p निगेशन q, उसके दरमियान कौन सा आ रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा है। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पे दोनों सेम ऑपरेटर होते हैं, जहाँ पे दोनों सेम होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट में दोनों फॉल्स हैं, निगेशन p और निगेशन q दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, थर्ड ट्रू फॉल्स है तो भी फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट ये भी दोनों जो हैं ट्रू हैं, तो यहाँ पे भी जो है हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम थे और फर्स्ट में भी सेम थे, इसलिए फर्स्ट और लास्ट वाले ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद अब हमने क्या चेक करना है कि हमारा जो है आर्गूमेंट ये ट्रू है या वैलिड है या इनवैलिड है। तो उसके लिए हमने क्या देखना है कि जहाँ पे भी हमारी दोनों प्रीमिसेस हैं वो ट्रू आ रही हैं और कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू आ रही है, तो हमारा जो है ये आर्गूमेंट ये हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और अगर दोनों प्रीमिसेस ट्रू आ रही हैं और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स आ रही है तो हमारा जो है आर्गूमेंट वो इनवैलिड हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट हमारे पास जो है पी क्यू इस दोनों में ट्रू है और इसकी जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू आ रही है। मतलब जो फर्स्ट क्रिटिकल रो है ये फर्स्ट क्रिटिकल रो बन रही है और ये इसमें ट्रू आ रही है। और बाकी कहीं पे भी जो है पी और क्यू ट्रू नहीं है दोनों, और इसलिए वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ही ट्रू बन रहे हैं और फर्स्ट में जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू आ रही है। तो हमारा जो आर्गूमेंट है ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, तो प्रीमिसेस पी एंड क्यू भी ट्रू हैं, इसलिए आर्गूमेंट क्या है, वैलिड है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। इसमें हमने क्या करना है, उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। तो पहले इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। तो इसमें डिनोमिनेटर जो है एक्स प्लस 2 ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी जो है हमारा डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो जो है वो फंक्शन वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 2 को ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। अब एक्स किसके इक्वल आ रहा है, -2 के। तो यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर में x की जगह -2 पुट करेंगे तो नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इससे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डोमेन इसकी क्या बन रही है, -2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -∞ टू -2 यूनियन -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन बन रही है। उसके बाद रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज में ऊपर आप देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे भी इसकी जो है रेंज क्या बनेगी, -∞ टू 1 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर ली और ये तो बेसिक थी। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमने चेक करना है कि जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। तो अब यहाँ पे पहले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं कि फंक्शन जो है इंजेक्टिव है या नहीं है। तो इंजेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि x1 जो है वो x2 के इक्वल हो, मतलब जो f ऑफ x1 है वो f ऑफ x2 के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम f ऑफ x को जो है वो 1 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे x1 + 1 ओवर x1 + 2 हो गया। दूसरी तरफ हम x2 की वैल्यू लिख लेते हैं, x2 + 1 ओवर x2 + 2। तो यहाँ पे हमने दोनों फंक्शंस की वैल्यू लिख दी हैं 1 2 के हिसाब से। उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की में क्या होगा कि x1 + 1 और साथ में कौन सा मल्टीप्लाई होगी, जो डिनोमिनेटर में सेकंड x2 की वैल्यू है x2 + 2 की। इसी तरह दूसरी तरफ भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं और अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2 आ गया, प्लस x1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x1 आ जाएगा। इसी तरह x2 जो है x1 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 2 आ जाएगा, और जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपकी राइट साइड वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड लेके आना है, और जब इस साइड लेके आएंगे तो सारी जो है पॉजिटिव में वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस आ जाएगा साथ में। तो अब यहाँ पे माइनस आ गया साथ में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू और जो है फिफ्थ नंबर पे x1 x2 ये दोनों माइनस प्लस हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद +2 है और यहाँ पे -2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, 2x1 + x2 - 2x2 - x1। अब इसको इक्वल टू 0 की कर लेंगे, और यहाँ पे x1 और x1 की जो वैल्यूज़ है उनको एक साइड कर लेते हैं और x2 की वैल्यूज़ को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x1 - x1 एक साइड हो गया, प्लस x2 - 2x2 ये एक साइड हो गया। तो अब इनको जब प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2x1 - x1 यहाँ से जो है x1 रह गया। दूसरी तरफ यहाँ पे -2x² था, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए माइनस आ जाएगा, और एक जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और x2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे x1 जो है ये इधर ही रहेगा और x2 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो इंजेक्टिव की डेफिनेशन क्या आती है कि जहाँ पे x1 x2 के इक्वल हो तो वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, हमारे पास इंजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि x1 = f2, सो फंक्शन इज़ इंजेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के लिए क्या है कि f ऑफ x को इक्वल रखते हैं y के। तो यहाँ पे f ऑफ x को y के इक्वल रखेंगे तो x + 1 ओवर x + 2 = y। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे y को x + 2 से, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x = 2y - 1 ओवर 1 - y। तो यहाँ पे y - 1 जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब कि y जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इससे जो है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स है वो वाई के इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एफ़ जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है। और बाईजेक्टिव के लिए क्या होगा कि जो बाईजेक्टिव होता है वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जो है दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्जेक्टिव तो नहीं है फंक्शन, इसलिए बाईजेक्टिव भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या होगा, इंजेक्टिव होगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज़ इंजेक्टिव। तो दोनों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहूँगी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमें सोल्यूशन फाइल दे दें। कोई भी स्टूडेंट एग्री नहीं होता कि वो खुद ट्राई करे, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या कि खुद ट्राई करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो आपको मैथ टाइप के जो सैम्पल्स हैं ये यूज़ करना आ जाएंगे। उसके अलावा आपके जब एग्जाम्स होंगे तो आपको मैथ टाइप पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना जल्दी आ जाएंगे और आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही जो है दूसरों से असाइनमेंट सॉल्व होके वही सबमिट करवा दोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो आपको जो है एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ट्राई करें कि अपनी असाइनमेंट जो है वो खुद सॉल्व करें। और आपको अगर जो है मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आ रहा तो मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूँगी उस पर भी, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता दूँगी और वैसे भी बता दूँगी कि सैम्पल्स को कैसे यूज़ करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।